Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about Statistics for Economics, that is for class 11th, जो कि सब्जेक्ट है CBSE कॉमर्स का 11th क्लास के लिए। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो हमको देखना है ये पूरे लेसन का एक वन शॉट वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है, जिस लेसन का नाम है इंट्रोडक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। आइए देखते हैं सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। Economics is a social science of human behavior which aim at allocation of scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction. इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ पर जो ह्यूमन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और वो कैसे बिहेव करता है, वो अपने रिसोर्सेज को, जो स्केयर रिसोर्सेज है मतलब बहुत ही कम हमारे पास मात्रा में रिसोर्सेज हैं, उसको सही तरीके से एलोकेट करता है, मतलब यूज़ करता है। और वो इस तरीके से यूज़ करता है ताकि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मतलब प्रोड्यूसर अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सके और सोसाइटी में डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इकोनॉमी। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी हैव टू स्टडी इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट जो सामान को बाय करता है और अपनी वांट्स को पूरा करता है। इट मीन्स अपनी वांट को पूरा करने के लिए उसको जो भी गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है वो उसे खरीदता है। तो फिर प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब वो इनकम कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो फिर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो रॉ मटेरियल इतना इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग, सेविंग क्या होता है? जब हमारे पास टोटल पार्ट ऑफ इनकम होती है तो उस इनकम में से हमने जो कंज्यूम नहीं किया रहता, इसका मतलब हमारे पास जो इनकम है वो वाई फॉर्म में है। जब उस इनकम में से, अगर हमें बोलेंगे कि अगर इनकम को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं तो उस इनकम में से जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेविंग। लेकिन जो भी हमने सेव किया है, जो हम बचा रहे हैं सेविंग, उसको हम लगाएंगे किसी और जगह पे। इट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? समझिए अगर हमारे पास 1000 रुपये हमारे पास इनकम है और मैंने उसमें से कुछ पैसे खर्च कर लिए हैं, मतलब कि मैंने 700 रुपये खर्च कर लिए, तो मेरे पास सेविंग कितने हो गए? 300। अब इस 300 रुपये को जब मैं कहीं पे लगा रही हूँ ये सोचते हुए कि मुझे आगे जाके कुछ प्रॉफिट होगा, तो उस 300 रुपये को मैं जहाँ भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मे बी इन द शेयर या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे और बढ़कर मिले, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्विस होल्डर। अब सर्विस होल्डर कौन होता है? अ पर्सन हु इज़ इन जॉब एंड गिव हिज सर्विसेज, जो ऑलरेडी किसी के अंडर में जॉब कर रहा है और वो अपनी सर्विस दे रहा है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गेटिंग पेड, और उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो उसे हम बोलते हैं सर्विस होल्डर। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर द पेमेंट। वो सिर्फ पेमेंट के लिए काम करेगा। इसका मतलब इन दोनों चीज़ में एक अंतर है। जब हम बात कर रहे हैं सर्विस होल्डर, तो वो पर्सन, फॉर एग्जांपल हमारे पास टीचर है, तो वो सर्विस को होल्ड करके रख रहा है और वो सर्विस वो बार बार दूसरे बच्चों को पढ़ाकर दे सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडर के लिए, तो प्रोवाइडर सिर्फ पेमेंट लेगा और वो सर्विस एक टाइम के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट कर की सर्विस आपको एक टाइम के लिए दे देगा, या ऑटो ड्राइवर है, वो सर्विस जितना आप बोलेंगे उतना वो ड्राइव करके देगा। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर। Now, what are the economic activity? Let's see what are the economic activities. Activity related to the ordinary business of life which are performed with the object of earning or monetary gain. मतलब कि हर वो एक्टिविटी जो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मिले मॉनिटरी गेन। यहाँ पे बात आ रही है मॉनिटरी गेन का मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कितने प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको दिख रहा है प्रोडक्शन। अब वो फार्मिंग के द्वारा हो सकता है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। फिर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। और जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर, दैट इज़ सर्विस सेक्टर। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है। हर पर्सन यहाँ काम कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए।
But there are also some non-economic activity, those activity which are not related with earnings of money. लेकिन हम पैसा कमाने के लिए या वेल्थ कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम काम कर रहे हैं कुछ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने रेगुलर के जो काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन द स्कूल इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट अ टीचर टीचिंग टू हिज ओन सन इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन हम काम तो कर ही रहे हैं. Now let's see what are the scope of economics. In olden days, the use of statistics were restricted to deal with the affairs of state. हाँ, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टैटिस्टिक्स जो था वो यूज़ किया जाता था ताकि हम अपने कंट्री के अफेयर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जा सके, इसलिए हम उसको यूज़ करते थे. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. स्टैटिस्टिक्स का स्कोप काफ़ी बढ़ चुका है. आजकल बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारे नॉलेजेबल फील्ड के लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. Now let's see what is the production and consumption. What is the difference between production and consumption? Consumption is different from production. That is, production are also have limited means. That is, उनके पास बहुत कम resources रहता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि resources को जितनी अच्छी तरीके से यूज़ करके maximum production किया जा सके. Whereas consumption का मतलब क्या होता है? As we here we as student of economics study the behavior of human being. कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है जो पर्सन हमारे लिए कंज्यूमर है वो उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं. सो एज अ कंज्यूमर और बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, हर बायर की या कंज्यूमर की जो नीड्स रहती हैं वो अलग रहेगी. तो हमें पहले उनकी नीड को समझना है, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना है. एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब एक पर्सन सामान बेच रहा होता है या गुड्स और सर्विसेज बेच रहा होता है और दूसरा पर्सन उसको बाय करेगा, तो उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि वो लेन देन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास हमारे जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं उसको बांटने के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं. जैसे मैं बात करूँगी तो होलसेलर है. पहले हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और फिर वो जाता है कस्टमर के पास. तो इस तरीके से गुड्स जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के हाथ तक. नाउ प्रोडक्शन रिफर्स टू द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन प्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों के लगातार, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमने कार का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बोला रिफर्स टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लाई है मार्केट में बढ़ जाता है. लेकिन कंजप्शन के लिए क्या होता है? कंजप्शन यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ कंज्यूमर, ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके. एक्सचेंज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक पर्सन गुड्स दे रहा है, एक पर्सन सामान ले रहा है, तो उनके बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज हो रहा है. नाउ एज यू कैन सी दैट एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड बैंकिंग, किसी भी तरीके से एक्सचेंज हो सकता है. आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश की पेमेंट कर सकते हैं, चेक की पेमेंट कर सकते हैं. नाउ न्यू कंसेप्ट इज देयर, दैट इज स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द स्कार्सिटी? First, we have to know the meaning of what is mean by scarcity. Scarcity means actual or we can say acute shortage. There is a shortage of certain commodities in the society. But in economics, it means insufficient supplies of commodity in relation to its demand. इसका मतलब जो पर्सन जितना डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है, तब हम बोल सकते हैं उस चीज़ की स्कार्सिटी. द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आ जाती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करें और कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस न करें, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है. नाउ लेट्स सी द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास हमारे कंट्री में, सोसाइटी में जितने लोग भी हैं, ह्यूमन वांट्स जो है सभी लोगों की वो बहुत ज़्यादा है. हम हर बार कोई ना कोई चीज़ के लिए डिमांड कर जाते हैं. इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. सो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें हर बार कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है. सो वी हैव टू यूज ऑल्टरनेटिव यूजेस. एंड
अगर हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ते हैं तो उसके लिए क्या रहता है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, कि कौन सी चीज़ हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सा रिसोर्सेज कौन सी चीज़ को बनाने में लगाया जाए और कौन सी चीज़ को नहीं बनाने में लगाया जाए. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक. Now let's see the definition of economics that is given. Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses. किस तरीके से लोग अपना रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि जहाँ वो जितना ज़रूरत है उतना वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, ताकि वेरियस कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करके हमारे कस्टमर की वांट्स को पूरा किया जा सके. एडम स्मिथ इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है. और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जो हम देखेंगे यहाँ पे प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में भी दिया गया है. सो देयर आर टू सेंस ऑफ डेफिनेशंस आर गिवन. So when we are seeing the definition or meaning of statistics means quantitative information or quantifications of the facts and finding. इसका मतलब कि अलग अलग टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके अपनी फाइंडिंग्स को प्रूव कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स अगर हम प्लूरल सेंस में देखते हैं देन देयर आर टू डाटास, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटास. एंड फॉर दैट इट मीन्स क्वांटिटी का मतलब होता है अगर हम अपने डाटास को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे प्राइस, इनकम, इन सब को हम रुपीज़ में भी मेजर कर सकते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव, इट कैन नॉट बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट वी कैन ग्रेड देम लाइक ब्यूटी और इंटेलिजेंस से हम उसको ग्रेड भी दे सकते हैं. सो दीज आर द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर सिंगुलर सेंस में देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. जैसे अगर हम स्टेजेस देखते हैं तो कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. अब इसको डिटेल में समझना है तो मेरे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरे लेसन्स को डिटेल में समझा है. फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला है एग्रीगेट फैक्ट्स. वो सारे फैक्ट्स को, अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो सारे फैक्ट्स को हम एक साथ लेकर आते हैं ताकि हम कोई ना कोई कैलकुलेशंस निकाल सकें. लेकिन हम अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, हम कैलकुलेशंस नहीं निकाल पाएंगे, कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं और नंबर को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं. अगेन देन स्टैटिस्टिक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड, नंबर में किया जा सकता है. क्वालिटेटिव को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, मोस्टली हम नंबर्स को लेते हैं. सेकेंड, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर. जैसे अगर कोई भी ऐसी मार्केट में चीज़ होती है तो एक स्टैटिस्टिक्स से हमारे पूरे जो कैलकुलेशन वो बिगड़ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. एंड रीजनेबल एक्यूरेसी, दे आर टॉकिंग अबाउट रीजनेबल एक्यूरेसी. अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स डाटा. तो ये बहुत ध्यान में रखना है, जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेट वो है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा. कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करे. देन दे आर टॉकिंग अबाउट एन्यूमरेटेड एज एस्टिमेशन. हमें यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ क्या हो सकती है, उस एस्टिमेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना होता है. एंड द डाटा दैट वी आर कलेक्टिंग शुड बी इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ताकि अगर वो कहीं और जगह पे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. एक स्टैटिस्टिक्स है जो हमारे पूरे प्रेजेंटेशन को आपको ग्राफ में या बार ग्राफ या कोई भी प्रकार के ग्राफ में प्रेजेंट करके वो डाटा को ईजी बना देता है, हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को भी सिंपल बना देता है. हमें स्टैटिस्टिक्स से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इट विल बी ईजी फॉर अस टू कंपेयर एंड फैसिलिटेट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. अगर हमें पॉलिसीज़ बनानी है तो स्टैटिस्टिक्स देखकर हम पॉलिसी ईजिली बना सकते हैं. वाइडनिंग ऑफ ह्यूमन नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो भी वह स्टैटिस्टिक्स को पढ़कर उस चीज़ की नॉलेज ले सकते हैं. और ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे फोरकास्टिंग के लिए. अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा से तो फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है. तो फ़ायदा क्या है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का? सबसे पहले फ़ायदा दिख रहा है, हम लॉ या कोई भी पॉलिसी आराम से बना सकते हैं. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए. स्टडी अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कैसा चल रहा है वो भी हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है. हेल्पफुल इन इंटरसेक्शन सेक्टोरियल कंपैरिजन. हमारे पास 3 सेक्टर हैं, दैट इज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. अब तीनों सेक्टर में क्या इंटर रिलेशन है ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स से आराम से पता चल जाता है. वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है
मतलब कोई भी क्या कारण है, क्यों हमारी कंट्री कहाँ पीछे जा रही है या आगे जा रही है, ये हमें ईजिली पता चल जाता है. Quantitative expression of economic problem, again you can see your economic problem in the terms of quantity, that is in terms of numbers. कुछ limitations होते हैं statistics के. सबसे पहला limitation उन्होंने बताया है, it does not study about quality. We can see the numbers, we can see the quantity, but we cannot compare the qualities. Statistics does not deal with individual, they are dealing with aggregates. So this is the limitation of statistics. किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताता है, वो सभी चीज़ को इकट्ठा करके बताता है. कई बार स्टैटिस्टिक्स का डाटा मिसयूज किया जाता है, तो ये भी हमारे लिए लिमिटेशंस के अंदर आ जाता है. स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे हमें नहीं पता चल पाता. ओनली एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईजिली उस चीज़ को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं. सभी के पढ़ने की और समझने की बात नहीं हो पाती. स्टैटिस्टिक्स डाटा शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, जो कि बहुत मुश्किल होता है. होमोजीनियस वो नहीं रह पाते, कई बार स्टैटिस्टिक्स डाटा टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाता है. So this is the last slide, that is conclusion we have to draw. Statistics such do not prove anything. They are simply tools that are helping us to find out the calculations. So we can say that it is very useful that we can use statistics, but statistics never be used for fault purpose. आपको जितना हो सके statistics को आपको अपने अच्छी तरीके से यूज़ करना है, गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है. So these are the वन शॉर्ट वीडियो फॉर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जल्द ही आपकी इस सीरीज़ में आने वाला है. यहाँ पर हमारी बन रही है सीरीज़ जो कि है क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के लिए. मैं आपके पास हर लेसन की लेकर आऊँगी सीरीज़ और कोशिश करूँगी आपको वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप रिवीजन के टाइम पे आराम से इसको देख सकते हैं. सो होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर इसे पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू.